Good morning, students. Today we will start this chapter from here, from civil disobedience movement. First of all, you should know the meaning. Disobey. Civil यानी रूल्स डिसोबे करना, मेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाए गए थे उनको तोड़ना, उनको डिसोबे करना, दैट द मूवमेंट। अब इसका कैसे स्टार्टिंग हुआ ये देखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं। इन February 1922 the non-cooperation movement was withdrawn. You know very well about this, because Mahatma Gandhi felt that it was turning violent, like Chauri Chaura in Gorakhpur, Uttar Pradesh. Some of the leaders wanted to participate in elections to the provincial councils. प्रोविंशियल काउंसिल जो स्टेट इलेक्शंस थे, कुछ लीडर्स कह सकते हैं कि बोर हो गए थे काफ़ी लंबे मूवमेंट के बाद, और वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शन के अंदर। तो ये कारण थे कुछ मूवमेंट से विड्रॉ करने के। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय C.R. दास, वेरी इंपॉर्टेंट, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। एक स्वराज पार्टी को फॉर्म किया गया था कांग्रेस के साथ से अलग, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। इन द लेट 1920s इंडियन पॉलिटिक्स अगेन शेप्ड बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स। 1920s के लेट यानी 30 के आसपास टू फैक्टर की वजह से जो पॉलिटिक्स थी, इंडियन पॉलिटिक्स थी, वो शेप लेने लगी थी। उसके टू फैक्टर्स थे। द फर्स्ट इफेक्ट वॉज द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया हुआ था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए थे, जो क्रॉप्स के रेट काफ़ी मतलब लो हो गए थे, काफ़ी नीचे चले गए थे, और जो रेट्स क्रॉप्स के साथ साथ हर तरह से क्राइसिस था। लोगों के पास पैसा नहीं था, चीज़ों के रेट बिल्कुल कम हो गए थे। तो ये पूरे यूरोप के अंदर डिप्रेशन था, तो उसका इफ़ेक्ट भी इंडिया के ऊपर था। द सेकेंड इफेक्ट वॉज द फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। और इसके इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ जो एग्रीकल्चर का प्राइसेस था, वो भी लगातार क्रॉप्स के जो रेट्स थे वो गिर रहे थे। ठीक है ना। तो ये टू फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स थी वो नए रूप में शेप ले रही थी। द Statutory Commission was set up to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टैचुटरी कमीशन को अपॉइंट किया, एक कमीशन बनाया, जिसे आप हिंदी में आयोग कह सकते हैं। उसका एक चेयरमैन होता है, साइमन को, उसका सर जॉन साइमन इसका पूरा नाम है। सर जॉन साइमन को उसका चेयरपर्सन बनाया। तो एक कमीशन वो सेटअप टू लुक इनटू द फंक्शनिंग, यानी ये जो आयोग हुआ है, ये जो कमीशन होगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इंडिया के अंदर, उसमें कुछ चेंजेस को सजेस्ट करेगा, यानी रिफॉर्म करेगा उसके अंदर। जो इतना कुछ मूवमेंट चल रहा था इंडिया के अंदर, इतना डिसऑर्डर था, इतने सारे एक्टिविस्ट थे, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उससे परेशान हो गई थी, और इंडियंस को ये दिखाना चाहती थी कि हम आपके प्रति कॉन्शियस हैं। तो इसलिए वो ये कमीशन ला रही थी कि हम आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको चेंज करेंगे और आपके फेवर के लिए रिफॉर्म सजेस्ट करेंगे। तो ये उनका मोटिव था, बट ये उल्टा हो गया। कैसे? इन 1922 साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। इट वॉज ग्रीटेड बाय द स्लोगन गो बैक। अब इस कमीशन को एक तरीके से गो बैक स्लोगन के साथ में उसका वेलकम किया गया, गो बैक साइमन। क्यों? इन December 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वेरी इंपॉर्टेंट,
अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। इस कांग्रेस लाहौर कांग्रेस ने जब वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई तो उसमें पूर्ण स्वराज की उन्होंने डिमांड को फॉर्मलाइज कर दिया। इसका मीनिंग होता है फुल इंडिपेंडेंस। एक तरीके से अपनी मीटिंग में उसको पास कर दिया। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट, और साथ साथ ये डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एट इंडिपेंडेंस डे। जो 26 जनवरी 1930 को एक तरीके से इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, ये डिक्लेयर कर दिया गया। और यही कारण था लास्ट में 26 जनवरी वॉज द फेवरेट डेट। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था बाद में इसको इसी डेट में लागू किया गया था। दैट वाज द रीजन। अब ये सब कंडीशंस थी। अब इसका जो क्यों हो रहा था, इतना अपोज क्यों हो रहा था, यहाँ देखेंगे उसका हम। द प्रॉब्लम वॉज दैट, प्रॉब्लम ये थी, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर्स। जो इंडियन मेंबर्स उस कमीशन के अंदर नहीं थे। प्रॉब्लम वॉज दैट दे वर ऑल ब्रिटिशर्स, वो सभी ब्रिटिशर्स थे। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." अब उनका कहना ये था कि commission was created for the country, for the Indians, but there is no Indian member in this commission. वो ये कहते थे कि भाई जब हमारे लिए इसको बनाया गया है तो हमारे जो इंडियन लीडर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम थी। अब क्या हुआ, ऑन जनवरी 1930 महात्मा गांधी सेंट ए लेटर टू वायसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। अब 11 डिमांड्स के साथ में महात्मा गांधी ने उस समय के जो वायसरॉय थे इरविन, उनको एक लेटर भेज दिया। Among the demands, the most staring of all was the demand to abolish the salt tax, which is consumed by the rich and the poor. गांधी जी ये चाहते थे कि कोई ऐसी चीज़ ली जाए, कोई ऐसा इशू लिया जाए जो सभी इंडियंस उसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो गांधी जी को लगा कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो गरीब और अमीर दोनों लोग खाते हैं और इससे ईजिली कनेक्ट हो जाएंगे लोग। तो लोगों को ये बताया कि देखिए कितना क्रूर इनका फेस है, जो गरीब से गरीब भी खाता है नमक को, उस पर भी वो टैक्स लगाते हैं। तो ये मोस्ट यानी ये हॉटेस्ट उनकी डिमांड थी। द डिमांड्स डिड नॉट नीडेड टू बी फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, अदरवाइज कांग्रेस विल स्टार्ट ए सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। उन्होंने एक तरीके से ये डिमांड रख दी और ये चैलेंज कर दिया कि यदि 11 मार्च तक ये 11 डिमांड्स मेरी पूरी नहीं हुई या कांग्रेस न्यू जो मूवमेंट है डिसओबीडियंस मूवमेंट वो स्टार्ट कर देगी। द फेमस सॉल्ट मार्च वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, accompanied by 78 of his trusted volunteers। किनके साथ, ये याद रखने की बात है कि कितने मेंबर्स थे, 78 मेंबर्स। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, कितनी दूरी थी, 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साबरमती जो गुजरात में है। कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, कहाँ तक ये जो मार्च होना था, एक कोस्टल टाउन है बिल्कुल समुद्र से लगा हुआ, जो दांडी गुजरात में पड़ता है, टाउन है छोटा सा, वहाँ तक ये पूरा मार्च होना था। तो ये पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखना है कि
78 मेंबर्स थे, 240 माइल्स उसकी दूरी थी। आश्रम से स्टार्ट हुआ था साबरमती से, और दांडी उस मार्च को उसका डेस्टिनी था एक तरीके से। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर को बॉयल करके उससे नमक बनाया गया। और एक तरीके से उस समय राइट नहीं था किसी भी सिविलियन को इस नमक को बनाने का, यानी किसी को परमिशन नहीं था। तो एक तरीके से उन्होंने उस रूल को तोड़ा, और इस रूल के तोड़ते ही, ब्रेक करते ही ये मूवमेंट जिसका नाम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, ये स्टार्ट हो गया। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आई होप you will understand. The movement spread across the world, and salt law was broken in different parts of the country. Foreign clothes were boycotted, peasants refused to pay revenue, and in many places forest law was violated. forest law को भी violate किया गया। In April 1930, Abdul Ghaffar Khan, a devotee disciple of Mahatma Gandhi, was arrested. एक बहुत ही डिवोटी शिष्य थे महात्मा गांधी के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी was arrested a month later, which lead to attack in all structures that symbolized British rule. एक महीने बाद ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, और एक तरह से दिल्ली से उनको डिबार कर दिया गया। तो इससे गुस्सा होकर जो जितने भी एक्टिविस्ट थे मूवमेंट के, उन्होंने जितने भी स्ट्रक्चर थे जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे, जितने भी, चाहे वो पुलिस के ऑफिसेस हों, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड बिल्डिंग्स हों, सब पर अटैक होने लगा। बाय विटनेसिंग द हॉरिफिक सिचुएशन, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट and entered into a pact with Irvin on 5th March 1931. तो आपको पता है कि उन्हें वायलेंस पसंद नहीं था, सत्याग्रह उनका एक तरीका था चलने का, तो उसमें वायलेंस की कोई स्पेस नहीं था। तो गांधी जी ने इस वायलेशन के कारण उसको वापस ले लिया, और गांधी जी एक तरीके एक पैक्ट में एंगेज हो गए जो इरविन के साथ, जो वायसराय थे, 5 मार्च 1931 में। एक तरीके से ये मूवमेंट यहाँ पर ब्रेक हो गया। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। व्हेन द कॉन्फ्रेंस ब्रोक डाउन, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड। परंतु वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ बुलाया गया लंदन में, महात्मा गांधी को वहाँ वो रेस्पेक्ट नहीं मिली, एक तरीके से उनकी डिमांड्स पर कोई भी विचार नहीं किया गया, जिस कारण महात्मा गांधी डिसअपॉइंटेड होकर इंडिया वापस आ गए। एंड ही relaunched the civil disobedience movement for over a year. It continued, but 1934 it lost its momentum. परंतु जो मोमेंटम उसको स्टार्टिंग में मिला था, इस पीरियड में वो मोमेंटम नहीं मिल पाया, उतना एक तरीके से फास्ट नहीं चल पाया, या उतना वाइब्रेंट लेवल पर नहीं चल पाया ये मूवमेंट जितना स्टार्टिंग में चला था। अब जो मूवमेंट्स से संबंधित लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे लिया उसे देखेंगे हम। हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट। तब पाटीदार्स ऑफ गुजरात में जो एक तरीके से जमींदार टाइप होते हैं, पाटीदार, एंड द जाट ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। ये लोग इस मूवमेंट में एक्टिव थे। दे बिकेम एंथोस्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये क्यों थे? बहुत ही एंथोस्टिक तरीके से इंटरेस्ट लेकर इस मूवमेंट में लगे थे, बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। जब वायलेशन के कारण गांधी जी ने इसको वापस ले लिया,
तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। कौन? पाटीदार ऑफ गुजरात और जाट ऑफ उत्तर प्रदेश। So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. तो दोबारा जब उसको स्टार्ट किया गया, उसमें पार्टिसिपेट करने से उन्होंने मना कर दिया। The poorer peasants joined a variety of radical movement. जो पुअरर peasants थे, जो बहुत ही एग्रेसिव मूवमेंट चलते थे, उन्होंने उसको, बहुत तरह के मूवमेंट एरिया वाइज चलते थे, बहुत ही रेडिकल थे, बहुत एग्रेसिव वे में चलते थे, तो उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया था। ऑफन लीड बाय द सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा इसको चलाया जाता था। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries, इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म है FICCI, in 1927 was formed। एक तरीके से कांग्रेस के द्वारा ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई बिजनेस इंटरेस्ट को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसका नाम रखा गया द इंडियन एंड द कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और 1927 में FICCI। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई कांग्रेस के द्वारा। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन कौन से एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब वहाँ पर देख लेते हैं इनको। Sorry for that influence. The industrialists attacked colonial control। जो colonial control था एक इंडस्ट्रीज के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, उस पर जो कंट्रोल था इस गवर्नमेंट का, उस पर अटैक किया इंडस्ट्रियलिस्ट ने। एंड सपोर्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड। और जब फर्स्ट लॉन्च किया गया पहली बार, तो उसको उन्होंने सपोर्ट किया। सम ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930 एंड 1932। रेलवे वर्कर्स एंड डॉक वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रेलवे वर्कर्स भी इसमें पार्टिसिपेट किए, जो डॉक वर्कर्स थे, जो एक पार्ट है रेलवे का ही, तो वो स्ट्राइक पर चले गए थे। Another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of women। और ये मूवमेंट जाना जाता है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेशन वीमेन का नहीं था, बट ये मूवमेंट वीमेन पार्टिसिपेशन के लिए जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। But a long time, Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization। काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस ने अलाउ नहीं किया था वीमेन को, और कांग्रेस ये मानती थी कि जो वीमेन है घर को संभालना, यानी एक तरीके से घर को संभालना ही काम वीमेन का होता है। तो ये उसकी थिंकिंग थी कांग्रेस की, बट टाइम टू टाइम उसकी जो थिंकिंग थी ये चेंज हो गई। अब एक टॉपिक आता है इसमें, ये आ जाता है कभी कभी कि कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे। यहाँ से देख लेते हैं। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल कांग्रेस, जो मैंने पीछे बताया था, एक ये बताया था आपको। लीड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, ये पूरा नाम है इनका, तो ये नाम पूछ लिया जाता है कई बार बोर्ड में, इसमें से आ जाता है। एंड GD बिरला। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। यानी आपको इस दो नाम याद रखने हैं, GD बिरला और पुरुषोत्तम दास। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मेन इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था।
लिमिट्स ऑफ सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट, इसकी लिमिट्स क्या रही, क्यों ये वाइब्रेंट नहीं हो पाया, क्या इसके कारण थे, तो उसको हम समझेंगे पहले। दलित्स एड्रेस्ड एंड अनटचेबल। दलित्स एक बहुत बड़ा पार्ट था पॉपुलेशन वाइज कंट्री के अंदर, ये सब अनटचेबल्स माने जाते थे। वर नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, ये स्वराज के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चल पाए। महात्मा गांधी यूज्ड टू कॉल दैम एज हरिजन, महात्मा गांधी ने उन्हें नाम दिया हरिजन, और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जिसका मीनिंग होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, विदाउट whom स्वराज कुड नॉट बी अचीव्ड। गांधी जी थॉट, गांधी जी मानते थे पूरी तरीके से कि इनके बिना हम एक तरीके से जो स्वराज हमारा एक ड्रीम है उसको अचीव नहीं कर सकते। ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह फॉर द अनटचेबल्स बट दे वर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। गांधी जी ने एक तरीके से सत्याग्रह भी किया अनटचेबल्स के लिए, बट ये कम्युनिटी एक तरीके से अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन चाहती थी। अब वो डिफरेंट सॉल्यूशन क्या था, दे डिमांडेड रिजर्व्ड सीट्स, उन्होंने रिजर्व्ड सीट्स को डिमांड कर दिया इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द सेपरेट इलेक्टोरेट। जो इलेक्शन होंगी उसके अंदर सेपरेट सीट्स होंगी जो रिजर्व्ड होंगी स्पेशल फॉर अनटचेबल्स या फिर एससीज के लिए, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें भी सीट्स को रिजर्व करने की डिमांड कर दी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 क्लैशेस विद महात्मा गांधी। एक तरह के महात्मा गांधी B.R. अम्बेडकर भी कांग्रेस से को ज्वाइन करते थे, उसी में से थे, बट महात्मा गांधी जी के साथ उनका क्लैश हुआ अपनी कम्युनिटी को लेकर एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स, जो लगातार दलित्स के लिए अलग इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे, इलेक्शंस की सीट्स डिमांड कर रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द पूना पैक्ट, क्या था पूना पैक्ट, ये सितंबर 1932 में गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, ये महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में पैक्ट हुआ था, और ये क्या देता था ये पैक्ट, गेव डिप्रेस्ड क्लासेस, जो अनटचेबल क्लासेस थी एक तरीके से, बाद में ये शेड्यूल SC, अभी से हम SC के नाम से जानते हैं, शेड्यूल क्लासेस के नाम से, रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। गांधी जी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में एक तरीके से ये पैक्ट हो गया 1932 में कि जो प्रोविंशियल यानी स्टेट्स और जो सेंटर लेवल, दोनों ही लेवल पर जो काउंसिल इलेक्शंस होंगे उसमें सीट्स का रिजर्वेशन एससीज के लिए दिया जाएगा। आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। एक तरीके से नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद मुस्लिम अपने आप को दूर पा रहे थे, यानी कांग्रेस में अपने आप को, अपना जो एनवायरनमेंट था उनको सूट नहीं कर रहा था। ड्यू टू विच द रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम वर्सन, एक तरीके से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे हिंदू और मुस्लिम के बीच जो रिलेशंस थे। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व्ड सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन in proportion to population in the Muslim dominated provinces। अब समझिए इसको, मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, जो इंडिया के डिवीज़न का भी बाद में कारण बने, उनकी इच्छा थी टू गिव अप द डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अलग इलेक्टोरेट्स की डिमांड छोड़ देना चाहते थे। इफ़ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व्ड सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली, जो सेंट्रल असेंबली है, जो सेंटर के इलेक्शंस होते हैं, उसमें उनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए। एंड द रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविंसेस, जो स्टेट्स हैं उसमें जो उनकी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए। तो जो अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड है उसको हम छोड़ देंगे, ऐसा किसका मानना था, मोहम्मद अली जिन्ना का।
but the hope of resolving the issue at all parties conference in 1928 disappeared when M.K. Jakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed effort to compromise. एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच में उधर तो जिन्ना थे, परंतु इधर भी एक M.R. झाकर करके हिंदू महासभा के थे और बहुत स्ट्रांगली इन्होंने इस प्रपोजल का अपोज किया जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।